हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एस्पायरिंग एसीएस। आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का होने वाला है लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम आगे की ही बातें करेंगे। लेक्चर नंबर 3 तक हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? वीबीटी को हम एकदम अच्छे से समझ चुके थे, और वीबीटी में क्या क्या हमने बातें की थी, ऑर्बिटल के ओवरलैप की बातें कुल मिला के हमने वीबीटी में की थी। ऑर्बिटल ओवरलैप आप अभी तक एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से हमारे पास में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसके आगे की जो बात है वो हमारी आज होगी हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर बाद में उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम कोई मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे CH4। क्या होता है CH4? मीथेन होता है। इसमें क्या है? कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का तो यही होता है 1s1। और हमें ये भी पता है कि लास्ट शेल जो है वही सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो मैं जब इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाती हूँ उनका, तो वो कैसे बनेगा ऑर्बिटल इनका? कुछ ऐसे से दिखाऊंगी मैं। और मुझे पता है कि हाइड्रोजन जब इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शेयरिंग होगी। और यहाँ पर तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इसका मतलब 4 होने चाहिए थे। तो हुआ क्या होगा? यहाँ पर एक्साइटेशन हुआ होगा। ये भी कहानी आपको पता है, क्योंकि हम क्या पढ़ के आए? हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ के आए। वहाँ पे हमने कोवेलेंसी की चीज़ें डिस्कस की थी, तो हमें एक्साइटेशन के बारे में भी अभी तक आइडिया है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्साइटेशन होता है और हमारे पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आ जाते हैं, जिसमें से आपको दिखेगा एक तो है S के अंदर और 3 हमारे हैं P के अंदर, जो PX, PY और PZ जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में हाइड्रोजन तो सब एक ही तरीके के हो। हाइड्रोजन के पास तो हर हाइड्रोजन के पास में तो S ऑर्बिटल ही है, वो तो S ऑर्बिटल ही लेके आएगा। लेकिन कार्बन के पास में S है और P के 3 ऑर्बिटल हमारे पास में है। तो एक तो ये S मेरा जो 1s1 हाइड्रोजन का उसके साथ में बनाएगा बॉन्ड, और एक ये बनाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास में 2 तरीके के बॉन्ड आपको अलग अलग दिखेंगे। बन तो सारे सिग्मा ही रहे हैं, लेकिन 2 अलग अलग आपको क्या दिखेगा कि एक तो मेरा S और S की ओवरलैपिंग हो रही है, एक मेरी S और P की ओवरलैपिंग दिख रही है। तो 2 तरीके के मुझे बॉन्ड दिखे। तो सवाल ये आता है हमारे पास में कि जब हमने कार्बन का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, जो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में मीथेन का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें जो 4 बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड तो इक्वल बॉन्ड लेंथ के होते हैं। इन चारों की बॉन्ड की लेंथ तो इक्वल होती है। मतलब अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसके बॉन्ड सारे के सारे हमें एक ही तरीके के दिखते हैं। कार्बन का ये हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ और इसके साथ, सबके साथ एक ही प्रकार का, एक ही तरीके का हमें बॉन्ड दिखता है। तो यहाँ पर तो ये डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर तो हमें ये डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर तो एक तो SS की ओवरलैपिंग हो रही है, एक यहाँ पे SP की हो रही है। तो 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी की वजह से हमारा कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हुआ एक्चुअल में क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग है मेरी, ये बॉन्डिंग इस तरीके से ना हो करके, ये बॉन्डिंग मेरी इस तरीके से S की ना होकर के ये क्या होती है? सबसे पहले एक्साइटेशन के बाद की स्टेप आती है मेरी हाइब्रिडाइजेशन की। इसका मतलब जो मेरे पास में ये 3 ऑर्बिटल P के और एक ऑर्बिटल S का है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। भाई चारों को बॉन्ड बनाना, तो बोलते हैं तुम दोस्त हो, तुम्हें भी स्कूल जाना है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास रहता है, उसे भी स्कूल जाना है, उसके पास एक और दोस्त रहता है स्कूल, तुम सबको स्कूल ही जाना है। तो तुम क्या करोगे कि भाई सब साथ चलते हैं, एक ही टाइम में स्कूल का, तो सब साथ ही चलते हैं, साथ ही जाओगे ना। तो उसी तरीके से हमारे पास में दोस्ती अच्छी होनी चाहिए मैम, बना के रखा करो। अच्छा, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बात आती है कि S है, एक हमारे पास में 3 ऑर्बिटल है P के, और तीनों को ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। इन चारों को बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना है। तो ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले आपस में कंबाइन होंगे। सबसे पहले इनके आपस में बातचीत चलेगी कि सब मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि एक के साथ ही बॉन्ड बनाना है। तो हमारे पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब आ जाएंगे। ये क्या थे? ये हमारे पहले ऑर्बिटल्स थे। अब क्या हो गया? अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? कंबाइनिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। S और P की एनर्जी चाहे स्लाइटली डिफरेंस हो, पर डिफरेंस तो रहा होगा। तो स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी का रहा हो, लेकिन डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स जब मेरे ओवरलैप करके, जब मेरे कंबाइन होके, ओवरलैप नहीं बोलेंगे, जब मेरे कंबाइन हो करके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मुझे देते हैं, तो उन्हें मैं कहती हूँ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो ऑर्बिटल बचे, अभी S और ये P के अलग अलग नहीं बचे, अब ये क्योंकि मिक्स हो चुके हैं, तो ये भी मेरा SP का है, ये भी मेरा SP3 का है,
और ये भी मेरा sp3 का है और ये भी मेरा sp3 का। sp3 क्यों बोला? क्योंकि एक s और 3 p कंबाइन हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना मेरा? जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो मेरा बना sp3, क्योंकि 3 p के है तो हर एक ऑर्बिटल को मैं क्या कहूंगी? s और p अलग से नहीं कहूंगी, अब मैं कहूंगी sp3। सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे पास में बन चुके हैं और इनके अंदर हमारे पास में एक एक इलेक्ट्रॉन तो थे ही, और ये क्या करेंगे? इजीली ओवरलैप कर लेंगे हाइड्रोजन के 1s1 के साथ में। ठीक है, इसीलिए हमारे पास में जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो आप ये देख रहे हो मीथेन का, इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है ये सभी एक तरीके के बॉन्ड होते हैं। इनके पास में सारी जो बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम ही तरीके की होती है, सेम ही बॉन्ड लेंथ इनकी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो अब आओ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन हमें क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इनके कुछ अलग एनर्जी थी, ये मिक्स हुए, मिक्स होकर इन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। अब उनकी एनर्जी अलग है, अलग हो लेकिन इन सब की एनर्जी एक दूसरे से क्या है? सेम है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। तो आपको दिख रहा होगा ये इक्विवेलेंट एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम है और सबकी शेप भी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि अब ऑर्बिटल s और p के अलग अलग नहीं बचे, अब sp3 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 और sp3 के ऑर्बिटल्स हमारे पास में दिख रहे हैं। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, कैसे जरूरत पड़ी इसको लाने की, वो हमने आज तक देखा। तो अब इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स देखते हैं। क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज। अच्छा, इसको यहाँ देखो, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए थे? 1 2 3 4। तो बने कितने थे हाइब्रिड? 1 2 3 4। तो वही तो बोला हुआ है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे देखने को मिलेंगे। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे sp3 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 और sp3 है तो सबकी शेप भी सेम आएगी और सबकी एनर्जी भी क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। अच्छा, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्यों किया ये जो हमारे पास में जो बॉन्ड बन रहा है sp3 और s की ओवरलैपिंग का, यहाँ पे भी sp3s, यहाँ पे भी sp3s, यहाँ पे भी sp3s, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या था? ss, यहाँ पे ps, यहाँ पे ps और यहाँ पर ps। तो हमारे पास में यहाँ पर भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही थी, कार्बन वाले और हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास में जो अच्छी ओवरलैपिंग होती है ना वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में अच्छी ओवरलैपिंग होती है, और अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो वीबीटीएम में हमने पढ़ा है कि अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास में बॉन्ड भी क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गर बन के आएगा। ठीक है, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement. Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of the molecules। ये क्या कह रहा है मुझे? ये मुझे कह रहा है कि भाई ऑर्बिटल कहाँ होंगे? स्पेस में ही तो होंगे, चाहे एटॉमिक हो चाहे हम हमारे हाइब्रिडाइज हो, नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे हाइब्रिडाइज होंगे तो स्पेस के अंदर ही। तो स्पेस के अंदर ही बोल रहा है कि ऑर्बिटल ऐसे अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। ये चीज़ तो हमने VSEPR में भी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, उस तरीके से वो अपने आप को अरेंज करते हैं। तो इसमें वही कहा हुआ है कि स्टेबल अरेंजमेंट बनाने के लिए, वो मिनिमम रिपल्शन होने के लिए वो क्या करते हैं? अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करते हैं और हमें एक जियोमेट्री देते हैं, एक पर्टिकुलर जियोमेट्री हमें मिल के आएगी। क्योंकि हर के पास में मॉलिक्यूल तो अलग अलग होंगे तो सबके ऑर्बिटल्स भी ओवरलैपिंग अलग अलग होगी। एक के अंदर sp हो रही है, sp3 हो रही है, sp2 हो रही है, sp3d हो रही है, तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग निकल के आएगी। तो जब ओवरलैपिंग अलग अलग हो रही है हमारे पास में, ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, वो स्पेस में अलग तरीके से अरेंज होंगे, तो हमारे पास जियोमेट्री भी तो अलग अलग निकल के आएगी। तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन से जियोमेट्री भी निकल के आती है। ठीक है, तो इससे पहले तो हम आपको थोड़ा सा मैं ये समझा देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसी मॉलिक्यूल का किस तरीके से निकालते हैं। हमने ये देखा कि हमारे पास में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कितने होते हैं? S में भी होता है 1, P में होते हैं 3, D में होते हैं 5 और F में होते हैं हमारे पास में 7।
अच्छा, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है वो ये है। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रही थी, ऑर्बिटल्स की कंबाइनिंग हो रही थी, कॉम्बिनेशन हो रहा था ऑर्बिटल्स का, इंटरमिक्सिंग हो रही थी ऑर्बिटल्स की। तो वो तो इनकी भी हो सकती है, वो इनकी भी हो सकती है, या फिर वो इनकी भी इधर तो एफ ब्लॉक तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो इनकी भी हो सकती है तीनों के साथ में। तो हम कैसे निकालेंगे कि मॉलिक्यूल देख के मेरा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम देखेंगे, तो इसको हम लिखते हैं अच्छे से लिखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन के आता है? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर मैं बताऊंगी आपको क्या होता है, एक बार पहले फॉर्मूला देखो। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पेशीज जिन्होंने बॉन्ड बना रखा हो, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट का मतलब एक जिसने बॉन्ड बना रखा हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है तो वो मोनोवेलेंट है हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पेशीज आ गया मेरे पास में, ये प्लस में है। माइनस केटाइनिक चार्ज, अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज हो तो केटाइनिक चार्ज, और प्लस में एनायनिक चार्ज। इसको हम छोटा करते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा? प्लस एनायनिक चार्ज। ये हमारे पास में आया हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करना देखते हैं। तो सबसे पहले वही जो आपको दिखाया था वही एग्जांपल लेके चलते हैं, CH4 का एग्जांपल लेके चलती हूँ, और इस फॉर्मूले के थ्रू मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाती हूँ। स्टेरिक नंबर भी आपको समझ आ जाएगा, बस एक बार एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या है मेरे पास में? CH4। अच्छा, CH4 में सबसे पहले क्या लिखूंगी मैं? हाफ, और सेंट्रल एटम देखो मेरा कार्बन है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। एक मॉलिक्यूल में आप किसी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, जिस एटम की निकाल रही हो उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास में? 4 होते हैं इसके पास में, 4 लिख दो। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पेशीज, कितनी मोनोवेलेंट स्पेशीज है? 4 हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पे 4 लिख दो। क्या इस पे कोई कैटाइनिक या एनायनिक चार्ज है? नहीं, चार्ज तो नहीं है इस मॉलिक्यूल पे, तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब मेरे पास में क्या आएगा? 8/2, ये क्या आता है मेरे पास में? 4। ये तो नंबर आया मैम, ये तो नंबर आया। नंबर से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे निकालेंगे। हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? एस होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और फिर डी एक्स वाई करके ऐसे करके डी वाई जेड, और डी के हमारे पास में 5 होते हैं। तो इनको ऐसे बना दो, डी के हमारे पास में 5 होते हैं। ये डी के, ये पी के। हमारे पास नंबर कितना है? 4। स्टार्ट करो एस से, तो एक तो एस के अंदर तो एक ही होता है, तो एक तो एस का आ गया। और हमारे पास 4 के बाद कितने बचे? 2, 3 और 4। तो टोटल स्टार्टिंग से देखो कितने ऑर्बिटल्स मेरे इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर? 1 2 3 4, मतलब स्टार्टिंग के मेरे पास sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 ही देखने थे ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन CH4 का क्या निकल के आता है? sp3 निकल के आता है। और ये स्टेरिक नंबर हमें क्या बता रहा है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो मिक्स हुए हैं वो बता रहा है एक तरीके से। देखो 4 है एस और p3, 4 ही ऑर्बिटल्स हुए टोटल मिला के, 1 2 3 4, 4 ही ऑर्बिटल्स, और हमने देखा था 4 ही मिक्स हुए हैं। हमने देखा था 1 2 3 4, 4 ही ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। तो हमारे पास में स्टेरिक नंबर क्या बता रहा है कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स जो है इंटरमिक्स हुए हैं वो बता रहा है। उसके थ्रू हमने क्या निकाली? हाइब्रिडाइजेशन निकाली। तो इस तरीके से हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं अलग अलग तरीके के हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है? तो सबसे पहले मैं देखती हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करी हो तो एक s ऑर्बिटल रहेगा। तो s ऑर्बिटल कैसा होता है? यही होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है उसके अंदर, और p ऑर्बिटल 3 होते हैं उसमें। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ s बोल रही हूँ तो हमारे पास s और ये p है, इसका ये वाला
एक S और एक P, ये मिलके ये मिक्स होके क्या बना रहे होंगे, मेरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे। S और एक P, क्योंकि P के ऊपर वन ही है, कुछ नहीं है, तो एक ही P का ऑर्बिटल मिक्स हुआ होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो BeCl2। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ मैं, क्या आएगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 4 होता है, तो क्या आएगा 1s2 और 2s2। अब इसमें तो सारे ऑर्बिटल्स फिल हो गए, मैंने बताया था एक्साइटेशन का कंसेप्ट आपको, तो हमारे पास में ये 2s2 वाला जो है ये एक्साइट करके जो आगे इसमें 2p भी तो होता है, इसमें खाली है वो बात अलग है, खाली है वो बात अलग है, पर 2p होगा ना, 2d तो नहीं होता पर 2p तो होता है, तो हमारे पास में जो एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल से उठ के p में चला जाता है। तो अब आप देखो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास में, और 2 ही क्लोरीन है मेरे पास में, तो एक क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक क्लोरीन इसके साथ करेगा और एक क्लोरीन इसके साथ, ये हमने जनरल बात समझी थी पहले। लेकिन अब यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि हम तो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो अब ये हमारे पास में बॉन्ड इनका अलग अलग नहीं बनेगा, कि एक क्लोरीन तो एस के साथ में ओवरलैपिंग कर रहा है, एक इसके पी के साथ में कर रहा है। अब क्या होगा, पहले मेरे पास में हो गई इनकी हाइब्रिडाइजेशन, कैसे, ये हमारे पास में बनेगा sp और ये बनेगा sp, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आया है, एक s और एक p से sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आया, इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, एक और एक। अब हमारे पास में एक क्लोरीन इसके साथ में, एक क्लोरीन इसके साथ में ओवरलैप करके क्या देगा मुझे, BeCl2 देगा, क्या देगा मुझे, BeCl2 देगा। अच्छा इसको यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये s ऑर्बिटल है और ये क्या है मेरा p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डम्बल शेप में, ठीक है। ये दोनों सबसे पहले इनकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, इनकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होंगे मुझे ये देंगे, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जब इनकी होगी तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, s और p ओवरलैप होके हमें कुछ ऐसा ऑर्बिटल देंगे, तो वो हमारे पास में sp हाइब्रिड है, और वो sp हाइब्रिड अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर, ये sp हाइब्रिड है, ये sp हाइब्रिड है, इसके अंदर s भी है और उसके अंदर ये p भी है। sp हाइब्रिड मेरा क्लोरीन के p ऑर्बिटल, क्योंकि क्लोरीन के अंदर लास्ट p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, ये तो तुम्हें अब पता हो जाना चाहिए कि p के अंदर कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक p ऑर्बिटल के साथ में यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पे, और ये ओवरलैपिंग भी अब तक हम समझ चुके हैं, क्योंकि VBT हम पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये कौन सी हो रही है, हेड टू हेड हो रही है, और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का मेरे पास में फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारे पास में sp हाइब्रिड का। इसी तरीके से हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। sp2 में क्या होगा कि हमारे पास में एक s का है और हमारे पास में जो p के 3 रहते हैं उसमें से एक s और 2 p, ये दोनों कंबाइन होके बनेंगे हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखो BCl3, यहीं पे देखो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में BCl3। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, यहाँ देखना बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। अच्छा इसका ये s ऑर्बिटल और इसकी p ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर s में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइट होगी दूसरे में जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल या 3 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे अनपेयर्ड बच जाते हैं। तो हमारे पास में बेरिलियम इसीलिए 3 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ में। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा किनका, s और p के 2 ऑर्बिटल्स का। तो हमारे पास बनेंगे sp, ये भी sp2 बनेगा, ये भी sp2 बनेगा और ये भी sp2 बनेगा। 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके साथ में क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा। अब इसको हम इससे समझते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से। अच्छा इस डायग्राम को देखना, ध्यान से समझ में आ जाएगा तुम्हें। हमारे पास में ये जो ब्लू वाला है ये p ऑर्बिटल है, हमने क्या बोला, s के कितने आ रहे हैं बच्चे, 1 आ रहा है। तो ये देखो जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला स्फेरिकल मेरा क्या है, s ऑर्बिटल बोरोन का, और ये जो ब्लू वाला तुम्हें दिख रहा है ये क्या है मेरे पास में, ये एक p ऑर्बिटल, और ये दिख रहा है मेरे पास में दूसरा p ऑर्बिटल, ये 2 p ऑर्बिटल, ये दोनों के दोनों हाइब्रिडाइजेशन हुआ इनका, और हमारे पास में क्या बने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो देखो इस तरीके से हमें दिखेंगे, प्लेनर बनेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और तीनों की तीनों हमें एक ही प्लेन में दिखेंगे, और वो बॉन्ड बनाएंगे हमारे क्लोरीन के
p ऑर्बिटल से, क्लोरीन जो है इसके p ऑर्बिटल से, तो ये देखो p ऑर्बिटल दिख रहा है तुम्हें, क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये दिख रहा है तुम्हें दूसरा क्लोरीन का p ऑर्बिटल, और ये क्या है मेरे तीसरे क्लोरीन का p ऑर्बिटल। अच्छा ये बीच वाले क्या है, बीच वाले तो मेरे इसी के, बीच वाले तो मेरे बोरोन के ही हैं, ये बीच वाले ये वाले मेरे क्या है, ये बोरोन के, ये बोरोन के, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बोरोन के। और आपको पता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। तो मेरे पास में BCl3 के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और किसकी ओवरलैपिंग से, इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग विद क्लोरीन के p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के साथ में। आई बात समझ में? इससे हमारा फॉर्मेशन हो गया BCl3 का। तो अगला हम sp3 देख लेते हैं। sp3 का तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए अब तक तो, क्योंकि तुम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो CH4 वाला देख के तो आए हो, बेसिक एग्जांपल जो मैंने दिया था वहां पर वो किसका था, sp3 का ही था, और वहां पे तो मैंने निकाल के भी बताया था तुम्हें, निकाल के भी बताया था। तो उसको हम इससे समझ लेते हैं, क्योंकि हमने कोवैलेंसी से और ऑर्बिटल से हमने समझ चुके हैं उसको। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा बहुत खिचड़ी सी पक रखी है, पर इसमें है क्या, बहुत इजी सी चीज है इसके अंदर। देखो इसमें क्या है, इसमें है मेरे पास में कार्बन, और कार्बन की मुझे पता है 1 s और 3 p ऑर्बिटल सारे के सारे मिक्स होते हैं। तो ये जो ब्लू वाले तुम्हें दिख रहे हैं, ये ब्लू वाले, ये क्या है मेरे, 1 p हो गया। अच्छा ये कैसा हो गया मेरा, ये हो गया मेरा दूसरा p, और ये हो गया z डायरेक्शन में मेरा तीसरा p। तो 3 p के ऑर्बिटल्स कैसे, ऐसे होते हैं ना, तो भाई एक ये हो गया, दूसरा मेरे पास x की डायरेक्शन में, और तीसरा z की डायरेक्शन में, तो वो इंटरमिक्स होके तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बट 3 p ऑर्बिटल्स, और ये ब्लैक कलर का जो तुम्हें सर्कल दिख रहा है ये क्या है मेरा s का, और ये सारे के सारे क्या हुए, इंटरमिक्स हुए हैं। और क्या बनाया है इन्होंने, इन्होंने बनाया है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये शेप दिख गई होगी तुम्हें, टेट्राहेड्रल की ऐसी तो होती है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, और इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का तो 1s आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s, ये भी हाइड्रोजन का 1s और 1s, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग sp3 और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की दिख रही है, जिससे हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ है CH4 मॉलिक्यूल का, CH4 मॉलिक्यूल का। इजी है ना हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको ऑर्बिटल समझ में आ चुके हैं, अगर आप बेसिक स्टार्टिंग से समझते आ रहे हो ना चीज़ों को, तो आपको इजी लगेंगी चीज़ें। इसीलिए आपको पहले VBT पढ़ाई गई है, फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया गया है, ताकि आप ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो कि एस और पी कैसे मिक्स हो रहे हैं। ये जो एस, क्लोरीन का एस जो है बोरोन के साथ में कैसे, क्लोरीन का पी जो है बोरोन के साथ में कैसे ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन ये हो किससे रही है, आखिर में हो तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ही रही है, और उसी से हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है। अच्छा sp3 के बाद में sp पढ़ लिया, sp2 पढ़ लिया, sp3 पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लेते हैं C2H6, क्योंकि वो तो सिंपल मॉलिक्यूल थे जिनमें एक ही सेंटर था। C2H6 क्या होता है, सिंपल सा मॉलिक्यूल है बच्चे, CH3 और CH3, ये होता है मेरा C2H6। अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर जो मेरा कार्बन है, कार्बन क्या है, 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ में बना रखे हैं, और एक इसने दूसरे कार्बन के साथ में बना रखा है। ऑर्बिटल्स तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं ना, बना तो 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं, और कार्बन के ऑर्बिटल्स तो हमें पता है S और P, X, PY और PZ, ये तीनों के तीनों, चारों के चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे sp3। तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने तो s के साथ में बॉन्ड बना लिया, एक और sp3 बना था, उसने क्या बना लिया, बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बना लिया। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस जैसे CH3 में एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर उसको हाइड्रोजन को हटा के दूसरा CH3 हम लेकर आ गए। हाइब्रिडाइजेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, हाइब्रिडाइजेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे इसके। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा sp2। इसके अंदर देखो जब हम sp2 की बात कर रहे हैं, अब ये मॉलिक्यूल हमारा CH3 हमारा सिग्मा बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल नहीं रहा है, ये हमारा कौन सा हो चुका है, ये हो चुका है मेरा पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इथीन है, ये क्या बच्चे इथीन है, और वो कैसा होता है मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, सबसे पहली बात तो ये देखो कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है
वो मुझे सिग्मा बॉन्ड के लिए ही देखने को मिलती है। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूँ, इस कार्बन को देखूँ, इसके पास भी ऑर्बिटल्स तो उतनी ही है, एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, उसके पास भी उतनी ऑर्बिटल्स हैं, एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कार्बन ने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं और 2 बॉन्ड हमारे कार्बन के साथ बना रखे हैं। और मैंने बोला था जब डबल बॉन्ड होते हैं, जब डबल बॉन्ड होता है तो उनमें से एक तो होता है सिग्मा और एक मेरे पास में क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो ये एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और अभी अभी बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ये पाई बॉन्ड तो मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बना होगा, तो सिर्फ एक बॉन्ड और 2 ये बॉन्ड, तो ये 2 और 3, ये 3 हमारे बॉन्ड जो बने होंगे 2 हाइड्रोजन के साथ में, 2 हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में। मतलब ये 3 बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ, एक तो इस बॉन्ड की, इसकी और इसकी, ये मेरे बने होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से। तो हाइब्रिडाइजेशन भी कैसे आएगा, एक एस का और एक पी और दूसरा पी, 3 ही ऑर्बिटल्स हैं, 3 ही ऑर्बिटल्स है, तभी तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं तो 3 को ही कंबाइन करूंगी। इसका मतलब ये तो मेरे जाएंगे, ये तो मेरे जाएंगे किसमें, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। और ये जो पी जेड बच गया, ऐसे इसके भी 3 किस में जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। और ये जो पी जेड बच गया और ये जो पी जेड बच गया, ये क्या करेगा, ये एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब तुम्हें एक और बहुत बेहतरीन चीज बताती हूँ, जो मैंने तुम्हें कल की क्लास से रिलेट करके कुछ अच्छी चीज बताऊं, अच्छी चीज बताती हूँ। देखो ये हमारे पास में इथीन था, राइट, ये इथीन है, ये इथीन है, ठीक है। अच्छा, इसके पास में एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एस इसके पास में एक्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये ऑर्बिटल्स है। मैंने बोला ये सिग्मा बनाएंगे और ये सिग्मा बनाएंगे। तो तुम्हारे ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि पी जेड सिग्मा में चला जाए और पी एक्स मेरा पाई में आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब याद करो, रिकॉल करो, जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, वो हमने क्या की थी, ओवरलैपिंग की, वीबीटी पढ़ी थी। और वीबीटी में ओवरलैपिंग में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ऑर्बिटल्स मेरे कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और कौन से ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया था। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आप चेंज करोगे तो आपका सिग्मा बॉन्ड नेचर जो है वो भी चेंज हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये भी आपका चेंज हो सकता है। कैसे ये सारी बातें वैसे कल हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी है, लेकिन मैं आपको फिर से आइडिया दे देती हूँ कि अगर पी एक्स जो है इसको पी एक्स के साथ में बॉन्ड बनाना है, और अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब जिस डायरेक्शन में दोनों ऑर्बिटल जिस एक्सिस पे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में इनकी एक्स रखती हूँ ना तो ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर मैंने एक्स की जगह इसकी परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस ले ली, वाई या जेड, तो मेरे पास में बनाएगा पाई बॉन्ड। ये हमारी बात हुई थी कल, ये हमारी बात हुई थी कल। तो इसका मतलब अगर मैं पी जेड, इनको अगर मैं सिग्मा बॉन्ड में भेज रही हूँ और इनको मैं पाई बॉन्ड में भेजना है, तो पी जेड और पी जेड को जब पाई बॉन्ड बनवाना है तो इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरी जेड नहीं होगी, इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो मेरी एक्स रही होगी या तो मेरी वाई रही होगी। और यही देखो, एक्स रही होगी या वाई रही होगी, तभी तुम्हारे पास में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये तो हाइब्रिड है ना, ये तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इनकी तो बात ही छोड़ो, इनकी तो बात ही छोड़ो, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तो बात ही छोड़ो। हम बात करें जो तीसरा ऑर्बिटल हमारे पास में जो अनहाइब्रिड है, ये अनहाइब्रिड है, तभी तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे तभी तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे तभी तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। और ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो उसके लिए इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो नहीं होनी चाहिए जिस एक्सिस पर ये खुद है। समझ में आई बात? तो हमारे पास में डायग्राम से इसको समझते हैं। अब हम देखो, ये हमारे पास में कार्बन ने मैंने बोला 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, तो देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच्चे, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए ना, 1 2 और 3, ऐसे इसके 1 2 और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। और उन्होंने एच के एस ऑर्बिटल के साथ में क्या कर ली, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बना दिया। देखो यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड मेरा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी मेरा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है,
यहाँ पे आओ, तो जो बच गया, मानो कि मेरा बचने वाला था इस बार x, तो अगर x बचा है तो वो मेरा y या z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर वो क्या बनाएगा एक दूसरे के साथ में, पाई बॉन्ड। ये देखो ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मेरा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही इसको पूरा दिखाती हूँ, अगर इस दोनों को कंबाइन करके दिखाती हूँ तो ये बन जाएगा। कैसे, देखो ये एक ऑर्बिटल sp2, ये एक sp2 और ये एक sp2, ये बन गए, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बन गया इनके बीच में। और ये जो p ऑर्बिटल से हमारे पास बना था पाई बॉन्ड, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोब ऊपर है नीचे है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ऊपर नीचे ही होगी। अगर लोब ऊपर नीचे है, ये p है ये p है, इनके बीच में पाई बॉन्ड हो रहा है, तो ये लोब ऊपर और नीचे है तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वही होगी ना, तो ये पाई बॉन्ड और ये मेरे पास में पाई बॉन्ड। इस तरीके से हमारा बनता है इथीन का एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन प्लस थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी हमने यहाँ पर देख ली। तो अब आते हैं हम आगे की तरफ। ये देखो, अब तो तुम ये बता सकते हो कि sp, इथाइन अगर बात करती हूँ मैं, इथाइन की अगर बात करती हूँ, एक और हाइड्रोजन कम कर दिया और 3 बॉन्ड बना दिए, तो अब तो तुम मुझे खुद बता सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में एक बॉन्ड ही सिग्मा होगा, बाकी ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। मतलब वो जो पाई बॉन्ड है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा होता है। तो हमारे पास में एक सिग्मा और एक सिग्मा इसके साथ में, तो कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो हमारे पास में 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप, ओवरलैप नहीं बोलूंगी इसको, 2 ऑर्बिटल्स मिक्स, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें रिजल्टेंट में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर वही कार्बन है, वही कार्बन के पास में s भी है, px भी है, py भी है और pz भी है, ये py भी है। और मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 सिग्मा बनाएंगे तो 2 s और एक p, एक s और एक p, ये दोनों मेरे क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, और ये मेरे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अगर ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दूसरे वाले के साथ में बनाएंगे ना भाई, सेम दूसरा वाला है हमारे पास में। यहाँ देखो, ये एक कार्बन के ऑर्बिटल्स है तो दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल्स भी तो रहे हैं, ये दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल्स भी तो रहे हैं, तो दूसरे कार्बन ने भी तो 2 सिग्मा बना रखे हैं, एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ में, तो ये तो सिग्मा में चले गए इसके, तो ये वाले जो होंगे ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। और ये पाई बॉन्ड कब बनाएंगे, जब इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y और z नहीं होगी। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, मेरी x होगी, तभी हमारे पास में यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर बनेंगे 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे अनहाइब्रिड py और pz से। आई बात समझ में। देखो इसको देख लेते हैं हम डायग्रामेटिकली कैसे। यहाँ पर ये रहा है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है देखो, और एक हमारा s के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है और एक हमारा किसके साथ में कर रहा है, दूसरे वाले sp जो बना है इसमें एक तो हमारा हो जा रहा है s के साथ में, और जो दूसरा वाला है दूसरे sp के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन क्या है, दोनों कार्बन क्या है मेरे, दोनों कार्बन sp है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, इनकी अपने आप की जो ओवरलैपिंग होगी वो तो sp की ही होगी। ऐसे ही जैसे इथीन के अंदर था, इथीन में क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही थी, sp2, और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही थी, sp2, तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो तो sp2 की ही होगी, है ना। तो यहीं पे हमने क्या किया, यहाँ पर देखो ये तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में, दूसरे में देखो हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, px py से इसने करवा के दिखा रखा है, तो यहाँ पे वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कुल मिला के जो मॉलिक्यूल दिखेगा वो ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर ये जो ब्लू पार्ट है, ये जो ब्लू पार्ट है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड जो कि हमारे, क्योंकि पाई बॉन्ड के जो लोब्स है ऊपर और नीचे होते हैं, तो हमारे पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ऐसे देखने को मिलेगी। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होता है इथाइन का। किसका बेटा, इथाइन का। आई बात समझ में। अब हम आगे चलते, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, और हाइब्रिडाइजेशन के जो रूल्स हैं वो हमने देखे। उसके बाद में एग्जाम्पल डिस्कस किया, sp3 sp2 sp वाला देखा है, फिर उसके अंदर हमने इथीन का देखा, इथाइन का भी देखा और इथेन का भी देखा हमने।
हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकला उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब हम आगे चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। अभी तक हम सिर्फ sp की बातें कर रहे हैं, तो जब हमारे डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की कहानी कैसी बनेगी। मैंने क्या बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, जो कंबाइन हो रहे हैं, वो वैसे ही ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी। सिमिलर इन द सेंस स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। तो स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी के लिए हमारे पास में डी ऑर्बिटल तक अगर मैं जाती हूँ तो कैसे जाऊंगी, मेरे पास 2d तो होता ही नहीं है, 3d होता है, तो 3s 3p और 3d, ये तीनों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के, सेम एग्जैक्ट सेम नहीं बट ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी की, इनको मैं बोल सकती हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस इनके एनर्जी के अंदर नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आगे चलती हूँ तो 3d के आगे क्या आता है, 4s और 4p, ये भी। तो इससे मुझे समझ में आता है कि डी ऑर्बिटल जब मेरा हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो या तो वो मेरे sp3 और फिर d बनेंगे, या फिर sp3d2 भी बन सकता है, या फिर मेरा यहाँ d से शुरू हो गए क्या हो सकता है, dsp3 या dsp2 बन सकता है, ठीक है, या फिर d2sp3 भी बन सकता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, ये कॉम्बिनेशन जो है मेरे पास में आ सकते हैं बहुत सारे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम 2 इनका एग्जाम्पल लेंगे और उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे PCl5 का, एकदम वैसे ही समझेंगे जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल समझे। तो इसके अंदर क्या है बच्चे, सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है हमारे पास में, नाइट्रोजन फैमिली का होता है, और नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p5 होता है ना, 5 होता है, 2p3 होता है। तो ये हमारे पास में 3s2 और 3p3, ये हमारे पास में क्या आ गया, 3s2 और 3p3 हमारे पास में इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो हमारे पास में अगर हम इसको बॉक्सेस में बना के देखें, ये s है, ये p है, 3 है इसके पास में। अब एक्साइटेशन कहाँ होगा, p में तो हो नहीं सकता, लेकिन हमें पता है 3s 3p और 3d एग्जिस्ट करता है, वो खाली है यहाँ पे वो बात अलग है, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। तो हमारे पास जो अब एक्साइटेशन का जो केस बनेगा वो कैसे बनेगा, वो एक्साइटेशन का केस मेरे पास कैसे बनेगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ के मेरा d में जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ के मेरा d में जाएगा, और अब मेरे पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन उससे भी पहले हमारे पास में क्या प्रोसेस होगी, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी। उससे भी पहले क्या होगी मेरे पास में, हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसे, sp3 और d, तो मेरे पास में क्या बनेंगे, 5 ऑर्बिटल बनेंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, ये भी sp3d होगा, और ये भी sp3d होगा, और ये भी sp3d होगा, और ये भी sp3d होगा, सिमिलरली दिस वन। तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, सेम एनर्जी के बने, और अब ये मेरे क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ में, एक एक क्लोरीन के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे और बनाएंगे PCl5 का। तो यहाँ से हमें ये वाली हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई। ये भी समझ में आया कि डी ऑर्बिटल्स कैसे आ गए हमारे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब हमारा D2 हो जाए तो सिमिलर केस है बच्चे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन के बाद में फैमिली किसकी आती है, ऑक्सीजन की। हमने नाइट्रोजन की फैमिली फॉस्फोरस को डिस्कस किया है, तो अगर ऑक्सीजन की फैमिली सल्फर को डिस्कस करती हो तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना इधर जाने पर। तो मेरे पास में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3s2 3p4 आ जाएगा। तो वही मेरे पास में s ऑर्बिटल और वही मेरे पास में p ऑर्बिटल, और आगे d वाले ऑर्बिटल क्या है, खाली। s में 2 है, p में 4 है। अब एक्साइटेशन कैसे होगा, एक तो एक्साइटेशन इसका होगा, दूसरा एक्साइटेशन इसका होगा। तो एक्साइटेशन के बाद में मेरे पास में ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, 1 2 3, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन मेरे एक्साइट होके किस में चले जाएंगे, d ऑर्बिटल में, 1 और 2। और बॉन्ड बनाने से पहले ये s के ऑर्बिटल ओवरलैप फ्लोरीन के साथ करने से पहले क्या होगा, मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबसे पहले फिर मेरे पास में क्या होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, और किसका होगा, s 1 2 3 sp3 और d के 2, तो sp3 d2। तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो s
P3 और D2 एक और बनेगा 6। तो इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम एनर्जी के ये sp3d2 बने हैं, सारे के सारे sp3d2 है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, और ये किसके साथ में बॉन्ड बनाएंगे, ये फ्लोरीन के साथ में। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल, भाई क्लोरीन था, क्लोरीन के अंदर P5 था लास्ट में, है ना, 3p5 था, तो इसके अंदर क्या होगा 2p5 होगा ना, इसके अंदर क्या होगा 2p5, तो मतलब एक p, तो एक p ऑर्बिटल फ्लोरीन का sp3d2 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा और फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड का, और 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जिससे मेरा मॉलिक्यूल बन के आएगा SF6 का। यहाँ तक मेरा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो खत्म होता है। हाइब्रिडाइजेशन का बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, एकदम जीरो से उठा के हमने इस हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा है। तो आगे अगर मैं बात करती हूँ बच्चे, मेरे पास में अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, अच्छा हमने क्या देखा कि एक एटम है दूसरा एटम है, दोनों के ऑर्बिटल की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग होती है, उससे हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब वो ओवरलैपिंग के अंदर अब आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोनों एटम्स के बीच में, दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एटम के नहीं रहे, वो मेरे पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, वो मेरी बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो मुझे कौन बताता है, वो मुझे बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके कुछ हम पॉस्टुलेट्स देखते हैं। तो ये क्या कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये कहती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स अब किसी पर्टिकुलर एटम के नहीं रहे, तो वो किसके हो चुके, पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमेंगे, कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो ये क्या कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी combines to form molecular orbitals, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मेरे क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे कैसे होने चाहिए, सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए, उनका एनर्जी गैप जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कंबाइन नहीं करेंगे, नहीं तो वो ओवरलैप ही नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास में पहला पॉस्टुलेट आता है। अच्छा, दूसरा क्या आता है हमारे पास में कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो कितने बनेंगे, जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं A.O से शो कर रही हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल एक का और दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है, तो वो मुझे क्या देगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, दो कंबाइन हुए तो कितने देंगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। और दो में से एक तो मेरा बनेगा बॉन्डिंग, बताती हूँ अभी क्या, एक तो बनेगा बॉन्डिंग MO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक मेरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग MO, एक मेरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग MO। अब ये बॉन्डिंग MO और एंटी बॉन्डिंग क्या है, हमें ये तो समझ में आ गया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही MO बनेंगे। और दोनों में से दो MO बने तो एक तो बनेगा बॉन्डिंग का और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग का। बाकी के जो पॉस्टुलेट है ना, जब हम MO बनाएंगे तब हम सीखते जाएंगे। पहले पॉस्टुलेट बना दूं और फिर तुम्हें समझाऊं मैं, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि तुम्हें पॉस्टुलेट भी समझ में तभी आएंगे जब तुम MO को समझोगे। तो हमारे पास में पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, सपोज करो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल अगर लेती हूँ H2 मेरे पास में मॉलिक्यूल है, कैसे फॉर्म हुआ होगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड से, और उनके अंदर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई होगी, इसके अंदर 1s की, इसके अंदर भी 1s की, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करके अब मुझे पता है कि अब वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगी ना कैसे बनाएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है वेव फंक्शन।
वेव फंक्शन जो मेरा एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले को एच और जो दूसरे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरा एच बी। वेव फंक्शन, अभी वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन कुछ नहीं होता है, वो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन है। जब हम कॉम्बिनेशन इनका पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, तो हम किसकी टर्म्स में पढ़ेंगे? वेव फंक्शन की टर्म्स में पढ़ेंगे कि हमारे पास जैसे आप हो और आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आपके आधार कार्ड या फिर आपके आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आपके स्कूल के कॉलेज का पेन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरीके से मेरे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? ये। और इसको मैं क्या कहती हूँ? उसको मैं कहती हूँ वेव फंक्शन। इसको मैं क्या कहती हूँ? वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन आता कहाँ से? वेव फंक्शन आता है श्रोडिंगर इक्वेशन से, या आता है श्रोडिंगर इक्वेशन से। लेकिन वो इक्वेशन हमें डिटेल में पढ़नी ही नहीं है, इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ाई नहीं गई है वो इक्वेशन कि कैसे आ रहा है ये वेव फंक्शन, वहां तक हमें नहीं जाना। हमें ये समझना है कि ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम वेव फंक्शन से, और ये वेव फंक्शन ही कंबाइन होकर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव फंक्शन किस तरीके से कंबाइन हमारे होते हैं। सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे कि वेव फंक्शन हमारे कैसे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों, समझना अब इस चीज को। हमारे पास एक एटम है ए, एक एटम है हमारे पास में बी, ठीक है? दो हमारे पास में एटम है हाइड्रोजन के, और दोनों के वेव फंक्शन को हमने नाम दिया है एच ए और एच बी। एच ए और एच बी हमने इनको नाम दिया है। तो अब उनके वेव फंक्शन, ये क्या था? अब उनके वेव फंक्शन का हम स्टडी करेंगे। वेव फंक्शन मतलब वेव होगी उसमें कि हमने, और वेव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करे? एटॉमिक ऑर्बिटल को। एटॉमिक ऑर्बिटल में है क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास में वेव बनाते हैं हम, कि पहली मैंने वेव बनाई ऐसी, ठीक है? दूसरी मैंने दूसरे एटम की वेव, ये देखो, ये ए एटम है मेरा, हाइड्रोजन का ए एटम, एक ये और एक ये, तो हमारे पास में ये ए वाला है। एक बार तो मैं साई ए को ऐसे बनाती हूँ, एक बार मैं साई ए को ऐसे बनाती हूँ। अच्छा, किसके साथ में मिलेंगे? बी के साथ में, तो बी को भी बनाते हैं, ये मेरा हो गया साई बी और ये भी मेरा हो गया साई बी। अब ये वेव फंक्शन क्या करेंगे बच्चे? ये वेव फंक्शन एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर इन वेव्स का क्या होगा? इन वेव्स का होगा इंटरफेरेंस। ये वेव्स एक दूसरे के पास में आएंगी, ओवरलैप करेंगी, और आप देखो इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? इनकी ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? एक के ऊपर एक हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड इसी के ऊपर आ रहा है। तो जो नेट हमारे पास रिजल्टेंट बन के आएगा ना, जो नेट हमारे पास में रिजल्टेंट बन के आएगा, वो क्या बन के आएगा? इन दोनों वेव्स का जो नेट रिजल्टेंट मेरे पास में बन के आएगा, वो आएगा एक ऐसी वेव जिसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। नेट एम्पलीट्यूड मेरा इंक्रीज हो चुका है। ये देखो क्या हुआ इसके अंदर क्या हुआ? साई ए था और साई बी था, दोनों की वेव्स, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव क्या करी? ओवरलैप करती है, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, और अच्छे से बनाते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, ठीक है? क्यों बढ़ गया एम्पलीट्यूड? यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा था दोनों वेव्स का, जो जुड़ रही थी, इंटरफेरेंस जो हो रहा था वेव्स का, वो कैसा हुआ? वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा था मेरा वेव्स का, वो कैसा हो रहा था? यहाँ पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आपको पता है मैंने क्या बोला आपको? वेव फंक्शन मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मेरा है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मेरे है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा रहे हैं, और नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास में क्या आ गई है? बढ़ गई है। एम्पलीट्यूड ये होता है ना बच्चे, और ये एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया इधर, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास में इंक्रीज हो चुकी है। तो मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, या इंक्रीज, यहां कह देती हूँ इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज। आई बात समझ में? अब इस वाले केस में देखो, एक तो ये तरीका हो सकता है कि दो वेव जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। दो तरीके हो सकते हैं बच्चे, एक तो हमारे पास में ये तरीका हो सकता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और एक अगर मेरे पास में इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग हो,
इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग है, इस तरीके से इनका इंटरफेरेंस हो, तो मेरे पास में क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर समहाउ। पूरा नहीं करेंगे पर कुछ तो कैंसिल करेंगे, तो इससे हमारा जो नेट रिजल्टेंट होगा, इससे जो हमारा नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? सोचो, इससे हमारा जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा, किसी वेव का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या निकल के आएगा? डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। वो क्या निकल के आएगा? डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है इसका? कम हो चुका। और एम्पलीट्यूड मेरा किसको दिखा रहा है? एम्पलीट्यूड मेरा किसको दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। ऊपर वाले केस में क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो नीचे वाले केस में क्या हो गया? नीचे वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव हो गया। ये कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, ये कौन सा इंटरफेरेंस हो गया बच्चे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो मैं आपको बात बोल रही थी ना कि मेरे पास में दो एमओ बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग, वो यहीं से निकल कर आएगा। जो मेरे पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, जहां मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, उसको मैं बोलूंगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको मैं बोलूंगी बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, वहां से जो मेरे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है मेरे पास में? एंटी बॉन्डिंग एमओ। वो मेरे पास में बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैंने आपको बोला। अब यहां पर एक और चीज बताते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। पोस्टुलेट में भी हमने यहीं तक लिखा है। देखो, पोस्टुलेट में भी हमने यहीं तक लिखा है अभी तक। तो ये बनते हैं और बॉन्डिंग बनता है, एक एमओ बनता है। अब जो तीसरा पोस्टुलेट मेरे पास में आने वाला है ना, वो तीसरा पोस्टुलेट इसका पता है क्या है? वो तीसरा पोस्टुलेट है इसका, वो क्या है कि एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर। मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है मेरा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है मेरा यहाँ पर, ये वाला एंटी बॉन्डिंग, इसकी क्या होगी? हायर इन एनर्जी। ये क्या होगा मेरा? हायर होगा एनर्जी में। और बॉन्डिंग वाला क्या होगा? बॉन्डिंग वाला होगा मेरा लोअर इन एनर्जी। ये क्या होगा मेरा? लोअर इन एनर्जी। ये होगा लोअर इन एनर्जी। क्यों? कैसे? ये तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग होगा यहाँ पर। लेकिन ये लोअर एनर्जी से क्या इसका कनेक्शन है? तो इसका कनेक्शन सुनो बच्चे, इसका आपको कनेक्शन सिखाते हैं। हमारे पास में दो एटम्स थे, दोनों के पास में ऑर्बिटल्स थे। ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बच्चे? ये दोनों आएंगे और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चे? ये एटम एक का न्यूक्लियस है और एटम बी का न्यूक्लियस है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? बीच में है इनके। ठीक है, तो जब एक केस मेरा बनेगा कि जिसमें मेरे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, मतलब जो ओवरलैपिंग हुई है, तो इससे इनके बीच में जो बना है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में बैठे हुए हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी स्टेबल कंडीशन है? तुम्हें नहीं लगता ये स्टेबल कंडीशन है? क्यों है स्टेबल कंडीशन? क्योंकि हमारे रिपल्शन नहीं लग रहा है। ये वाला पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच में बैठे हैं ये, तो इनके बीच में रिपल्शन भी नहीं लग सकता पॉजिटिव के बीच में। तो हमारे पास में ये कंडीशन है एक स्टेबल कंडीशन। और जब भी स्टेबिलिटी की तरफ बात करते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है, यही तो बताया था मैंने तुम्हें सबसे पहले लेक्चर में। यही बात हुई थी हमारी कि सारा खेल तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का है या फिर स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी हमें लेस एनर्जी से मिल रही है। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग जो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये जो बीच में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब नहीं है या फिर कम है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी कम है यहाँ पर, तो हमारे पास जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब रिपल्शन हो गया तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी तो कम हो गई, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से हमारे पास में एनर्जी बेटा बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास में हमें क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि अगर हमारे पास में दो ऑर्बिटल है, चलो हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लेते हैं, ये रहा हाइड्रोजन का 1s1, इस दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, ये दोनों मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक तो नीचे एनर्जी और एक होगी हायर इन एनर्जी। तो एक तो बनेगा लोअर इन एनर्जी, एक बनेगा हायर इन एनर्जी, और जो लोअर इन एनर्जी होगा उसे मैंने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा BMO, और जो हायर इन एनर्जी उसे मैंने कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आ गई बात समझ में, ये बन गए हमारे MO। ये तो सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट था हमारा कि MO इस तरीके से बनेंगे। अब हम आगे की बात अगर करते हैं तो हम MO कैसे बनेंगे, उनकी कंडीशंस क्या होती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अगर कंबाइन होंगे तो उनकी क्या क्या कंडीशन होगी। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम या नियरली एनर्जी, उनकी एनर्जी मैंने बोला था आपको सेम या नियरली होनी चाहिए, तो मैंने भी लिख दिया था। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, जो मॉलिक्यूलर एक्सिस जो मैंने बताई है आपको सेम वही है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक पार्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ही अगर आप ऑर्बिटल्स को लेके आते हो तो वो ओवरलैप करते हैं, नहीं तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा है VBT के अंदर ओवरलैपिंग को बहुत अच्छे से समझा है, तो वहां पे सिग्मा कब बन रहा है, पाई कब बन रहा है वो देखा, और जब कुछ नहीं बन रहा है, जब ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, वो केस भी हमने देखा है। तो हमारे पास सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, भाई ये तो VBT ने भी कहा था, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास में ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे, ये नहीं, हमें ये देखना है एनर्जी डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमें क्या देखना है, एनर्जी डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना के देखते हैं ना। और बनाने से पहले, क्योंकि आपके सिलेबस में कौन से हैं, आपके सिलेबस में कौन से हैं, देखो आपको पढ़ने हैं ये वाले, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको बॉन्डिंग पढ़नी है। क्या होता है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, डायटोमिक मतलब दो एटम होंगे, होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों सेम होंगे, दोनों सेम एटम होंगे। जैसे H2 हो गया, C2 हो गया, B2 हो गया, Be2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है, होमो एटमिक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं कि इनका कैसे बनेगा हमारे पास में MO कैसे बनेगा। MO कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। देखो हाइड्रोजन का तो हमने देख लिया, इसमें तो सिर्फ 1s1 है, देख लिया ना बच्चे, दिखाया नहीं है तुम्हें, ये यही तो है MO इसका, हाइड्रोजन का यही MO है इसका, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपको अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं और आगे का फिर बताते हैं आपको। अच्छा, इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। नाइट्रोजन N2 बनाएगा, और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मुझे 1s2 2s2 2p3, ये होता है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास में 1s 2s और 2p बना दूं इनको, ये लो 1s, ये हो गया हमारा 2s, और ये हो गया हमारा 2p। ऐसे ही हमारे पास दूसरे नाइट्रोजन का बनेगा 1s 2s, और ये बनेगा उसका भी 2p। हमें पता है कि दोनों s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तो बनाएगा लो एनर्जी का और एक बनाएगा हाई एनर्जी का, ये भी समझ में आ गया। ऐसे ही हमारे पास में ये वाले भी s, एक तो बनाएंगे लो एनर्जी के और एक बनेगा हाई एनर्जी का, ये देखो ये बन गया। अब p वाले में क्या होगा, p ऑर्बिटल वाले में क्या होगा, आप देखो, आपको मैंने बताया भी है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है डबल बॉन्डेड होता है, और आपको ये बताया गया है कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड में से एक तो सिग्मा बनेगा, बाकी सारे पाई बनेंगे, बताया गया है। तो हमारे पास में एक बॉन्ड असली, देखो 2s का तो खेल नहीं है, खेल इसी का है यहाँ पर। तो हमारे पास में एक p ऑर्बिटल तो होगा, वो सिग्मा बनाएगा,
बाकी के 2 p ऑर्बिटल मेरे पास में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अब सिग्मा कौन सा बनाएगा, ये वाली बातें भी हो चुकी है हमारे साथ में। आप रिकॉल करो कि सिग्मा कौन सा बनाएगा मेरे पास में, कौन सा बनाएगा सिग्मा, जो हमारे पास में अगर px py और pz ये है, तो px के साथ में x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब होगी तो सिग्मा बनेगा, ये py के साथ में जब y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तो सिग्मा बनेगा, pz के साथ में जब z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तो सिग्मा बनेगा। ये सारे केस सिग्मा बनाने के थे हमारे, तो हम यहीं पे यही करेंगे। तो अगर मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मैं सबसे पहले डिफाइन करती हूँ, वो मेरी अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में लेती हूँ z एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में क्या लेती हूँ, z एक्सिस लेती हूँ, तो मेरे पास में क्या होगा कहानी, तो मेरे पास कहानी क्या होगी, वाइट से करना है ना, तो मेरे पास में एक तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड और एक बनेगा पाई। तो हम यहाँ बनाते हैं पहले पाई बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा पहले पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंसेप्ट तुम्हारे सीखने के लिए आएगा। अब जब ये पाई बना है तो पाई स्टार इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, सिग्मा बना है तो सिग्मा इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो ये बना दिया मैंने पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे पास ये पाई वाले ही पहले क्यों आए, ये जो पाई ऑर्बिटल थे यही पहले क्यों बने, सिग्मा इससे पहले क्यों नहीं बन गया। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर जो चीज़ समझनी है, यहाँ पर जो चीज़ समझनी है वो मैं आपको बताती हूँ, ये वाली, कि हम यहाँ पर 2p वाले अगर मैं आपको लिख के देती हूँ, लिथियम से स्टार्ट करके, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे मेरे पास होमो एटॉमिक, होमो न्यूक्लियर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनके अंदर जब बात करते हो यहाँ से यहाँ तक की, इन वालों की जब आप बात करते हो, इनके अंदर हमारे पास में जो s ऑर्बिटल और जो p ऑर्बिटल, एक केस जो आता है sp मिक्सिंग का, sp मिक्सिंग का केस आता है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की। आपको कुछ नहीं ज़्यादा ध्यान रखना, सीधी तरीका बताऊंगी आपको कि आपको एमओ कैसे बनाने हैं, बस धीरे धीरे एक बार सुनते जाओ। sp मिक्सिंग का एक केस आता है इसमें, वो केस मुझे क्या कहता है, देखो जैसे जैसे मैं उधर जा रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इधर से इधर जा रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो मेरे s और p ऑर्बिटल के बीच का जो गैप होगा, एनर्जी गैप, वो मेरा इंक्रीज होता जाएगा। तो जब यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगी तो s और p के बीच का गैप बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक नाइट्रोजन, तो मेरे नाइट्रोजन तक की जब मैं बात करूँगी तो मेरे पास में sp मिक्सिंग होगी। इन एलिमेंट्स के अंदर, इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में मेरे पास में sp मिक्सिंग मुझे दिखेगी, sp मिक्सिंग मुझे दिखेगी। और ये वाले जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके अंदर मुझे sp मिक्सिंग नहीं दिखेगी। क्यों, इनका एनर्जी गैप बढ़ गया, तो इनका डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। अब ये हमारे कहाँ काम आ रही है मैम एमओ में, ये कहाँ काम आ रही है, ये काम आएगी तुम्हारे, ये काम आएगी तुम्हारे यहाँ पे, इस एरिया में तुम्हारे ये काम आएगी, सिर्फ इस एरिया में तुम्हारे काम आएगी कि तुम्हारे पास तुम्हें सिग्मा बॉन्ड नीचे बनाना है या ये पाई बॉन्ड नीचे बनाना है। पहले ये हमें डिसाइड करेंगे sp मिक्सिंग से। तो जहां पर sp मिक्सिंग हो रही है, जहां पर sp मिक्सिंग हो रही है वहां पे तुम्हें पाई बॉन्ड पहले बनाना है और फिर सिग्मा बनाना है। तो हमारे पास में पाई बॉन्ड पहले और सिग्मा, इसको मिक्स मैच करोगे तो आपके पास में क्या बन के आएगा, एक ट्राइंगल बन के आएगा। तो आपको इसको एज अ ट्राइंगल से याद रखना है कि पहले आपको बनाने नीचे पाई बॉन्ड, फिर आपको बनाना है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन sp मिक्सिंग जहां नहीं होगी उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले सिग्मा बनाना है और फिर पाई बनाना है। अब आप इसे मैच करोगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, एक ट्राइंगल। क्या निकल के आएगा, एक ट्राइंगल, पहले सिग्मा और फिर पाई, तो क्या निकल के आएगा आपके पास में, एक ट्राइंगल, वो भी उल्टा ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल और उल्टा ट्राइंगल। ऐसे ही याद रखना है कि इस केस में हमारे पास में बनेगा सीधा ट्राइंगल और उस केस में बनेगा उल्टा ट्राइंगल। अब आपका कहानी ये होनी चाहिए, आपकी क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा किसमें sp मिक्सिंग होगी या किसमें नहीं होगी। तो उसको याद करने के लिए आपको देखने सिर्फ इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हमारे पास में किसी भी स्पीशीज में, किसी भी डायटोमिक आपको अगर दिए हुए होंगे उसके अंदर अगर 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल, या फिर 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 केस होंगे मेरे, इसके अंदर हमारे पास में ट्राइंगल बनेगा सीधा। इसके अंदर जो केस होगा, ये जो केस होंगे इसमें ट्राइंगल बनेगा सीधा। और अगर हमारे पास में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास में ट्राइंगल बनेगा उल्टा, बस ये ध्यान रखना है। तो हम अभी किसका बना रहे हैं, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में, एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के अंदर कितने होंगे, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्राइंगल बनेगा सीधा,
तो हमने क्या किया है, देखो सीधा ट्राइंगल बनाया, पहले पाई बनाया है और फिर बाद में हमने सिग्मा बनाया है। और मैंने ये भी बोला है कि लगेगा किधर, सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्डिंग के ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में। इस ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला हमेशा सीधा ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ तक तो हमने एमओज बना लिए हैं, इनका नाम भी दे देते हैं। नाम कैसे देंगे भाई, ये क्या है 1s का बॉन्डिंग वाला, तो इसको सिग्मा बनाएगा 1s, तो सिग्मा 1s 2 ऑर्बिट 2 होंगे ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, सिग्मा तो है लेकिन एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग को दिखाने के लिए मैं इसके सर के ऊपर लगा देती हूँ स्टार, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 1s 2। ऐसे ही बच्चे ये भी सिग्मा बनाएगा, ये हो गया सिग्मा 2s 2 और ये हो गया मेरा सिग्मा स्टार 2s 2। अच्छा ये वाले इनकी क्या कहानी बनेगी, ये हो गया मेरा पाई। और अगर मैंने z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिए, मतलब pz नहीं आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा 2px और ये क्या आएगा पाई 2py। और सिग्मा कौन बनाएगा z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, हमारे pz और pz वाले, तो ये आएगा हमारे पास में सिग्मा 2pz। अब कुछ नहीं करना, सेम ही है, बस एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगा देना है। तो ये हो गया पाई स्टार 2px, ये हो गया मेरा पाई स्टार 2py और ये हो गया मेरा सिग्मा स्टार 2pz। आ गई बात समझ में। यहाँ तक हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए और उनको हमने नेम्स असाइन कर दिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आखिरी काम बचता है वो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना, एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है, दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चे 14 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, लोवेस्ट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे फिल करना। तो लोवेस्ट एनर्जी ये है 1 2 3 4 और सारे इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही फिल करेंगे जैसे तुम ऑर्बिटल्स में फिल करते हो, जो सारे रूल्स याद करके फिल करते हो ना, ऑफ बो पाउली वाला और हुन्स रूल, सारे रूल्स याद करके तुम फिर बाद में फिल करते हो, तो वैसे ही करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल कर दिए लोवेस्ट से स्टार्ट करके। अब यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स इनके डिसाइड करेंगे एमओ को देखकर। क्या डिसाइड करेंगे, सबसे पहला तो आता है मैग्नेटिज्म। सबसे पहले आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा, कोई भी सब्सटेंस मेरा पैरामैग्नेटिज्म भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिज्म नहीं कर रहा है, डायमैग्नेटिज्म। तो वो कब शो करेगा और कब नहीं करेगा, कब मेरा पैरामैग्नेटिक होगा कब मेरा डायमैग्नेटिक होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को देख के। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे पेयर्ड हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं, पेयर में बैठे हैं, तो हमारे पास में मॉलिक्यूल आएगा डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर सारे के सारे हैं, तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड, तो वो मेरे क्या निकल के आएंगे, वो मेरे आएंगे डायमैग्नेटिक। तो वो मेरे आएंगे डायमैग्नेटिक। आ गई बात समझ में। दूसरी चीज मुझे जो यहाँ पे देखनी है वो क्या देखनी है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहाँ गई, इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को हम लेकर आते हैं यहाँ पर। और इनको हम रखते हैं ऊपर। अच्छा, मेरे पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के बाद में मेरे पास काम क्या बचता है, दूसरा मेरे पास में निकालूंगी बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा क्या निकालूंगी, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है देखो समझ में आएगा, पहले निकाल के देखते हैं। इसका फॉर्मूला सुनो, बॉन्ड ऑर्डर को लिख रही हूँ बीओ से, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल बॉन्डिंग बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग, तो एबीएमओ लिख दूं इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करके डिवाइड बाय 2 कर देना। तो हमारे पास में आंसर कैसे आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा के देखो, यहाँ पे लगा के देखो, टोटल बॉन्डिंग में कितने ये बॉन्डिंग है 1 2, ये भी 3 4,
5 6 7 8 9 10, कितने हैं टोटल बॉन्डिंग के अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास में। टोटल बॉन्डिंग के अंदर मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। माइनस में टोटल एंटी बॉन्डिंग में कितने? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 अपॉन में 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? 6/2, और आंसर क्या आएगा? 3। अब मुझे एक बार रिकॉल कराओ, यहाँ पर क्या बताया था भाई? ट्रिपल बॉन्ड होता है ना ये, तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड थोड़े होता है, ऑक्सीजन बनाता है वो तो। ट्रिपल बॉन्ड है ये। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। और N2 हमारे कितने बॉन्ड बनाता है? 3 ही बनाता है। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड वो बना रखा है वही हमारे क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है, और वो हम MO से इजीली निकाल सकते हैं। ये तो अब मैंने आपको N2 दिया था। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि N2 प्लस या N2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो आप हर बार ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास में 2 ही बॉन्ड बने हुए होंगे, 3 ही बॉन्ड बने हुए होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको स्ट्रक्चर कहाँ से निकालनी पड़ेगी? सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से निकालना पड़ेगा? MO से। क्यों? प्लस की केस में क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन 14 में से 1 कम कर दो, 13 कर दोगे, तो जब 13 कर दोगे तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो यहाँ से जब 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में से गायब हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 - 4 जब रहेगा तो क्या बचेगा? 5, और 5/2 क्या आएगा? 2.5। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा। समझ में आई? तो हमारे पास अभी इसका ध्यान रखो कि N2 का हमने बॉन्ड ऑर्डर MO से कैसे निकाला है। फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये थी N2 की। अब मैं बात करती हूँ O2 की। अब मैं बात करती हूँ O2 की। अब मैं बात करती हूँ O2 की। O2 में क्या होगा मेरा? सबसे पहली बात तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मेरे? एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो 2 में कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, ऑक्सीजन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4। ये हमारे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब S और P। अब आगे एक बात बताओ भाई, S और S ये तो हमेशा सेम ही रहेंगे? ये तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, ये तो हमेशा सेम रहेगा। तो हमारे पास में ये जो 1s वाला है जो एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग, ये तो सेम रहेगा। और ऐसे 2s वाला भी मेरे पास एक तो बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। ये था 1s का और ये था 2s2 का। ऐसे ये 1s2 का था और ये हमारे पास 2s2 का था। अब बात है हम P के ऊपर, तो P के ऑर्बिटल्स बनाते हैं 1 2 3 1 2 3। अब आता है मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको समझाया था इस ट्राइंगल का। क्या रूल लगेगा? यही रूल लगेगा। कहाँ गया? ये रहा। ये रूल लगेगा इसमें कि हमारे पास में ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए 16, मोर देन 14, और जब मोर देन 14 आता है तो ट्राइंगल बनाना है उल्टा, बस बात खत्म। तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा उल्टा। उल्टा बनेगा इसका मतलब हमारे पास में पहले बनेगा सिग्मा और फिर बनेगा पाई, फिर बनेगा पाई, ये बन गया पाई, फिर बन गया हमारे पास में पाई। अच्छा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाला तो हमेशा सीधा ट्राइंगल ही रहेगा, तो वो तो हमेशा सीधा ही ट्राइंगल रहेगा। यहीं पर जो मेजर चेंज था वो करना था आपको, बाकी आपका कोई काम नहीं था। इधर सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन और देखना आपको ऊपर है नीचे है उसके बराबर है, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ वाला ट्राइंगल P वालों से मिलके जो बॉन्डिंग बन रहा है उसको डिसाइड करना। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। भाई ये इलेक्ट्रॉन्स को साथ में मत बिठा देना, मैंने बोला था आपको रूल्स को याद करके, जैसे रूल्स हम भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैसे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए हैं और हमें नेमिंग भी पता है। नेमिंग कैसे भाई? ये सिग्मा बना रहा है तो ये सिग्मा बन रहा है 1s2 का। ये क्या कर रहा है? ये सिग्मा स्टार है 1s2 का। ये क्या है मेरा? सिग्मा 2s2 का। और ये क्या है? सिग्मा स्टार 2s2 का। ये क्या है मेरा? सिग्मा बन रहा है ना। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस INA, INA अगर मैं लेती हूँ Z तो मेरे पास PZ ही बना रहा होगा, तो ये बन रहा है सिग्मा 2pZ। और ये क्या बन रहा है? पाई 2pY। ये बन रहा है पाई 2pX। और ये क्या हो गया? ये पाई स्टार होंगे।
2py और पाई स्टार 2px, ये क्या हो गया सिग्मा स्टार, ये सिग्मा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारे पास में बन के आया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, ये O2 का बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसके कुछ चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगी, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में मैं अगर देखती हूँ तो मेरे पास में देखो ये पेयर 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 पेयर, ऊपर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का तुम्हें अनपेयर मिलेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो वो क्या होंगे मेरे पास में, वो हो गए मेरे पास में पैरामैग्नेटिक, वो हो गए मेरे पास में पैरामैग्नेटिक। आ गई बात समझ में। फिर इसके बाद में क्या होगा, फिर इसके बाद में देखूंगी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखूंगी, टोटल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 5 और 6, 6 है एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बच्चे, 4/2 और कितना आएगा 2। अब जरा O2 देखो कैसा होता है, O2 होता है मेरा O डबल बॉन्ड O, कितने होते हैं बॉन्ड, 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। आगे बात समझ में। एक लास्ट चीज जो हमें देखनी है यहाँ पे वो क्या है, वो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखते हैं। सबसे कम एनर्जी किसकी है, इसकी है। तो सबसे पहले लिखूंगी इसको मैं सिग्मा, अच्छा पेन नहीं है ये दूसरा लेते हैं, इसको लिखते हैं येलो। अच्छा सबसे पहले है सिग्मा 1s2, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 1s2। फिर एनर्जी किसकी आती है, सिग्मा 2s2, फिर आती है सिग्मा स्टार 2s2। फिर उसके बाद में देखो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, नीचे लिख रही हूँ इसका ऑर्डर आगे। फिर सिग्मा 2pz के बाद में ये पाई और ये पाई दोनों तो बराबर है ना, तो इनको ब्रैकेट में लिख दो, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, ये तो दोनों बराबर है। इनसे बड़ी एनर्जी किसकी है, इन पाई स्टार की, पर ये पाई स्टार भी बराबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। और इससे ज्यादा एनर्जी, इनसे ऊपर कौन आ गया, सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, तो इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, 2 2 और z में कितने आ गए, इसमें कितने आ गए, 2 आ गए। फिर इनमें कितने आ गए, 2 2 आ गए, इनमें भी, ये भी 2 2 आ गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने थे, 1 और 1। यहाँ तक कुछ है क्या, इस सिग्मा स्टार में कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो इसको हटा दूं, लो। तो हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, कुछ ऐसा हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन देखने को आपको मिलेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर, अरे ये हो गया हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर, और ये हो गया हमारे पास में मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिज्म इसका निकालना था वो। यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारे पास में एमओटी जो है, एमओटी जो है यहाँ से स्टार्ट की थी एमओटी, ये रही एमओटी हमने देखी। और फिर उसके बाद में हमने देखा कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है, और कॉम्बिनेशन को वेव फंक्शन के साथ में समझा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग निकाली, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी क्यों है वो हमने देखा, कंडीशंस देखी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने की कंडीशंस क्या होंगी। ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही है सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई है जो मैंने आपको बता दी है। एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम बना रहे हैं वही है एनर्जी लेवल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी मैंने बता दिया, मॉलिक्यूलर बिहेवियर में क्या आ जाता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फिर बॉन्ड ऑर्डर वगैरह ये सब आ जाते हैं, वो भी आपको बता दी गई है। बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे हैं जिनके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है N2 का, और एक एग्जाम्पल लिया है हमने O2 का। इसी के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल में ही पूरे एमओटी के अंदर कैसे एमओ बनेंगे वो डिस्कस कर लिए। इसके बाद में जो आपके पास में छोटे छोटे बचते हैं ना, यू कैन इजीली डू दैम, इनके अंदर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं ना, ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब तो यहाँ तक हमारे पास में एमओटी खत्म हो जाती है, यहाँ तक हमारे पास में एमओटी खत्म होती है, और एमओटी के साथ साथ बच्चे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग जो हमने जीरो से उठा के उसके इवन हर एक बॉन्ड को प्लस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हुए जो चैप्टर को हमने एकदम जीरो से लेकर एंडिंग तक हमने पूरा कंप्लीट किया है,
यहाँ तक एमओ के साथ में वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए हमारा लेक्चर और चैप्टर दोनों ही खत्म होते हैं, तो आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।